हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो बिट्टू झा द्वारा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का देखिएगा। इसका पीडीएफ अगर लेना है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक या अर्थशास्त्र के पिता, आधुनिक ना भी लगे तो अर्थशास्त्र के पिता कौन होंगे? एडम स्मिथ। कौन होंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप से परिभाषित किया? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है के रूप में परिभाषित किया। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस रूप में एडम स्मिथ ने परिभाषित किया। अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इस बात को हमारे रॉबिन्स नामक व्यक्ति ने बताएं, प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताएं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों का उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर मार्शल ने, प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर मार्शल ने। दोस्तों, अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो समाज का विज्ञान है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने। किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। इसी पुस्तक को शॉर्ट किया गया है। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन ने, किस वर्ष प्रकाशित हुआ? एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1776 ईस्वी में। ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स आइकोस और निमोनिया शब्द से मिलकर बना है। आइकोस और निमोनिया। आइकिस का होता है घरेलू और निमोनिया का नेमेन का अर्थ होता है प्रबंधन। इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। 1932 में प्रकाशित एन ईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर रॉबिन्स। कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्स। थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल। अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? तो अर्थशास्त्र के लिए मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा हमारे मार्शल ने दिए थे, प्रोफेसर मार्शल ने दिए थे। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी: उत्पादन, निवेश और उपभोग।
एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है। तो एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है आर्थिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं? जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। तो उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन। उत्पादन के कितने मुख्य साधन हैं? तो उत्पादन के मुख्य 4 साधन है। कितने साधन है? मुख्य 4 साधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण तो क्या हो जाएगा? सामाजिक कार्य। क्या होगा? सामाजिक कार्य। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दिया था? ज्ञान की वह शाखा जो धन के उपभोग का, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करता है। यह परिभाषा हमारे चैपमन वैज्ञानिक ने दिए थे। चैपमन वैज्ञानिक ने दिए थे। निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। निवेश उत्पादन के साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? देखा, इसके राइट आंसर है माता की सेवा। माता की सेवा। उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लगान, ब्याज, मजदूरी, इनमें से सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समस्त अर्थव्यवस्था के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। हाँ, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तो नहीं। तो केवल क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इनमें से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इनमें से सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो 26 का राइट आंसर होगा राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति, इनमें से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में किस कीमत सिद्धांत कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। 26 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे इकाइयों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी को शामिल किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में किस एक विषय की व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु कीमत का निर्धारण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? तो 31 के राइट आंसर हो जाएगा समष्टि में। किसमें? समष्टि में।
निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि घटक है? तो राष्ट्रीय आय एक समष्टि घटक है, बाकी व्यष्टि घटक है। बाकी क्या है? व्यष्टि घटक है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में से कौन सी शाखा करता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है? तो भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो हाँ, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की दो अलग अलग शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो नहीं, अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यह कथन गलत है। तो 35 का राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र कहा जाता है, क्यों? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? तो आय का अधिक होना चयन की समस्या से संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित है। अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्ट प्राप्त कर सके, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करे, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे। इनमें से सभी। सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता अधिकतम प्राप्त कर सके। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो हाँ, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, तो दोनों तर्क सही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो इनमें से सभी। उत्तरवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करती है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से सभी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के द्वारा। मांग और पूर्ति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? तो आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना या अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है, बाकी है। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा
उदारवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता। तो हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया आर्थिक निर्णय, ये भी सही है। प्रतियोगिता की शून्य उपस्थिति, तो नहीं। उपभोक्ता का प्रभुत्व, नहीं, तो ये भी गलत है। केवल 1 और 2 सही है। ये 50 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्टिव और थ्योरी चाहे तो बोली मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे।